हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर 4 है, सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसका सेकंड पार्ट 1 में मैंने आपको जो संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, इस तरीके के टॉपिक आपको करा दिए थे। आज के इस पार्ट 2 की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम नेशंस को करेंगे, यानी जो राष्ट्र हैं, जैसे कि रसिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इजराइल, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। देखिए, ये जापान एंड साउथ कोरिया वगैरह ये शायद लास्ट ईयर नहीं था, ये कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। बाकी तो सारा सिलेबस सेम ही है, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही ध्यान से देखना वीडियो को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे आपको, आप उसे नोट कर लेना, लिख जरूर लेना, ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें। और मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिलहाल रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर समय निकाल के मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आपको जो भी पूछना हो आप मैसेज डाल सकते हैं वहाँ पे। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि जब यूएसएसआर टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो यूएसए एकमात्र महाशक्ति बचता है, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे में ये माना जाता है कि यूएसए की जो ताकत है, जो पावर है, वर्चस्व है, प्रभुत्व है, कहीं ना कहीं उसको कुछ संगठन या कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो उनको चुनौती दे सकते हैं। हालांकि देखो, अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसका कोई मतलब, इसका हम कोई तोड़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये उसको चुनौती जरूर दे सकते हैं। तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो करा चुके हैं, और आज जो हम करा रहे हैं नेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना का ही एनसीईआरटी की किताब में आपके सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। तो देखते हैं भाई, चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, आप सभी जानते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी कौन है? चीन है। चीन की आबादी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद नंबर आता है भारत का। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत अपनी बढ़ती हुई आबादी पे कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में क्या होगा कि भारत चाइना से आगे हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 1962 में क्या हुआ था कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने भारत पे आक्रमण किया था और भारत इस युद्ध को हार गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद है भारत और चीन के संबंध जो है वो कई बार तनावपूर्ण रहे हैं। तनाव के कुछ कारण भी हैं, मैं आपको आगे वो कारण भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखिए कि याद रखिए कि कई बार हमारे जो रिलेशन है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच में व्यापार जो है वो बहुत बड़े स्तर पे होता है। आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो चाइना की ही बनी हुई आती हैं, ठीक है। और अब जाके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो आए हैं उसके बाद कई सारी चीज़ें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया यूज़ होने लगी है। बाकी अभी भी देखोगे तो बहुत बड़े स्तर पे चाइनीज़ प्रोडक्ट ही हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं। और केवल हमारे देश में नहीं, चाइना का इतना ज़्यादा वर्चस्व है, इतना ज़्यादा व्यापार है कि पूरी दुनिया में उसका व्यापार बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे चाइनीज़ आइटम बहुत ज़्यादा चलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है। देखिए, जैसे चीन स्टार्टिंग में बात करें 1949 के आसपास, जब वो यहाँ पे चीनी क्रांति हुई थी, उस समय चीन इतना डेवलप नहीं था आज के समय में जितना डेवलप हम इसको देखते हैं। तो आखिर ये इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो गया, इतना विकसित कैसे हो गया, क्या इसने किया है, उसी को हमें समझना है। तो देखिए, वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है, यह सब इसकी आर्थिक नीतियों के कारण है। यहाँ पे एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से ये क्या है, काफ़ी डेवलप हो पाया। इसी के लिए इसमें दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, कि जो 1978 में क्या हुआ था, चाइना ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। मुक्त द्वार का मतलब है ओपन डोर पॉलिसी। अब ये ओपन डोर पॉलिसी या मुक्त द्वार नीति का मतलब क्या है, थोड़ा इसे समझिए कि क्या था भाई। पहले चाइना जो था वो ज़्यादा व्यापार नहीं करता था बाहरी देशों से, अपने देश के अंदर ही व्यापार होता था। व्यापार से जो पैसा निकलता था उसको, उस पूंजी को उद्योग वगैरह में लगाता था, यही चलता था उनके यहाँ सिस्टम। बाहरी व्यापार बहुत कम था। लेकिन 1978 में जो इनके नेता थे देंग शाओपिंग, उनका नाम था देंग शाओपिंग, इन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि अगर हमें डेवलप होना है तो हमें बाहर से भी व्यापार करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। ओपन डोर का मतलब है अपने दरवाजे खोल दिए। किस लिए खोल दिए? व्यापार के लिए, कि अब हम दुनिया के जितने भी देशों से व्यापार कर सकते हैं सबसे व्यापार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर से व्यापार करेंगे। तो ये जो नीति थी, इसके बाद चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सस्ती कीमत में जो भी प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। चाहे वो मतलब आप ये लगा लो, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो चाइना में बन जाती है।
और कम कीमत में बन जाती है, इसलिए इनको फायदा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद चीन का आर्थिक विकास जो है वो तेजी से होने लगा, क्योंकि अब इनका व्यापार बढ़ रहा था तो इनका आर्थिक विकास होने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि चीन जो है वो 2040 तक यूएसए से भी आगे निकल जाएगा, यानी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये निकल जाएगा आगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस कारण क्या है, चीन का प्रभाव जो है वो दुनिया भर में क्या हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है दुनिया भर को कोविड-19 का गिफ्ट देने के बाद भी चाइना आज तक मतलब इसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है। आप सोचो कि दुनिया की इतने सारे देश मिलकर भी चाइना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था चाइना ने। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद है 1950 के दशक का चीन। थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड में जाके चीन को। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। ये क्रांति जो थी माओ के नेतृत्व में हुई थी, यहाँ के नेता थे माओ, और साम्यवाद को यहाँ पे अपनाया गया था। और चीन जो था पहले, अगर हम पीछे बात करें 1949 के आसपास, तो ये पिछड़ा हुआ था। ठीक है, डेवलप नहीं था। चीन जो था वो पूंजीवादी दुनिया से इसने रिश्ते तोड़ दिए थे और साम्यवादी बन चुका था, और अपने देश में ही व्यापार चलता था। इस तरीके से बाहरी व्यापार नहीं करता था ज़्यादा ये। तो ऐसे में चीन के पास क्या था, एक ही ऑप्शन था कि जो इसके पास संसाधन है, अपने खुद के संसाधन है, उसी से गुजारा करे। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि बाहरी देशों से व्यापार वगैरह था नहीं इसका। चीन ने क्या करा, खेती से पूंजी निकाल कर उद्योग में लगाता था। खेती करता था, जो भी उससे पूंजी निकलती थी उसको उद्योग में लगा देता था। चीन के पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी, इसलिए नहीं थी, कमी थी विदेशी मुद्रा की, क्योंकि विदेशी व्यापार था नहीं इसका। इसलिए बाहर से आयात होने वाला सामान जो था वो इन्होंने क्या करा, जो बाहर से सामान अगर थोड़ा बहुत ये खरीदते भी थे तो उसको धीरे धीरे अपने घरेलू लेवल पे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, अपने अपने स्तर पे। ठीक है, चीन में रोजगार की स्थिति जो थी वो ठीक थी, लेकिन एक कमी है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना, इस पॉइंट को समझिए। चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो 5 से 6% की दर से विकास भी कर रही थी, ये भी प्लस पॉइंट है इसका। चीन की जनसंख्या जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ पे देखो, रोजगार ठीक था और विकास की दर भी ठीक थी, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से इनके लोगों को नुकसान हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण चीन को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में चीन ने कुछ नई नई पॉलिसी लेके आए, जैसे 1978 में मैंने आपको बताया ओपन डोर की नीति ले आई, यानी मुक्त द्वार की नीति ले आई, जिससे व्यापार बढ़ा, उससे फायदा हुआ। इसके अलावा एक और इन्होंने काम करा 1973 में। यहाँ पे जो नेता है इनके, चाउ एन लाई, इन्होंने क्या करा, चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण यानी मॉडर्न किया। वो कौन से 4 क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले कृषि को इन्होंने आधुनिक किया, उद्योगों को इन्होंने आधुनिक करा, सेना को, और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इसको इन्होंने क्या करा, यहाँ पे आधुनिकरण किया। तो ये 4 क्षेत्र में आधुनिकरण करा। ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 1978 में देंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसके बाद चीन जो था वो तेजी से विकास करने लगा था। एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था शॉक थेरेपी। ठीक है, चीन जो है, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जब 1991 में यूएसएसआर जो टूट गया था, उसके बाद इन ज़्यादातर यूएसएसआर के जो देश थे उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। हालांकि देखो, चाइना जो है, चाइना यूएसएसआर की विचारधारा वाला देश है। यूएसएसआर भी साम्यवाद को सपोर्ट करता था, ये भी साम्यवादी देश मान लो, चाइना भी साम्यवादी देश है। लेकिन इसने शॉक थेरेपी वाली पॉलिसी को नहीं अपनाया, बल्कि इसने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चरणबद्ध ढंग से का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। एकदम से इन्होंने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए, धीरे धीरे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2-4 एग्जांपल। एक हमने पढ़ा 1978 में इन्होंने क्या करा, मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जिससे कि इन्होंने क्या शुरुआत करी, बाहरी व्यापार की। पहला स्टेप ये मान लो। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे आप देखिए 1973 में इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण कर दिया। ये आप इनका दूसरा स्टेप मान लो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1983 में खेती का निजीकरण कर दिया, जिससे इनको बेनिफिट हुआ, तो ये आपका तीसरा स्टेप मान सकते हो। फिर इन्होंने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया, तो आप इसका 4th स्टेप मान सकते हो। यानी इन्होंने चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 इन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव किए, और उससे इनको बेनिफिट होने लगा। ठीक है, इनको फायदा बहुत हुआ। और फिर चीन क्या था, 2001 में जो विश्व व्यापार संगठन है, यानी WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी शामिल हो गया, विश्व व्यापार संगठन में। तो ये है चीन की पूरी कहानी। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके सामने कि भारत और चीन के संबंधों पे चर्चा करो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि भारत और चीन के बीच में संबंध जो है तनावपूर्ण हो जाते हैं कई बार। तो वो तनाव के मैंने बताया था कि कारण बताऊंगा, तो अब कारण को यहाँ पे समझिए। देखिए,
शुरू में क्या था भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। चीन ने क्या करा, विश्वासघात, 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, जिससे कि भारत क्या हुआ था, हार गया था। इससे भारत को धक्का लगा, क्योंकि जो हमारे नेहरू जी थे, महान लीडर, उन्होंने समझा नहीं चाइना को, जबकि उनको समझाया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि चाइना जो है आने वाले समय पे हम पे आक्रमण कर सकता है। लेकिन हमारे जो नेहरू जी थे वो ज़्यादा महान थे, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, और वही हुआ 1962 में कि चीन ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, और बाद में फिर बहुत ज़्यादा उनकी किरकिरी हुई, और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस के खिलाफ लाया गया था इसी मुद्दे को लेकर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चीन ने 1962 में युद्ध, भारत चीन का युद्ध हुआ जिसमें भारत हार गया। फिर क्या है, भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर विवाद है। जम्मू कश्मीर में जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो विवादित है, ठीक है, यहाँ पे विवाद हो जाता है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा कहा जाता था, इसका पुराना नाम नेफा है। अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन उसके कुछ हिस्से को चीन जो है अपना हिस्सा मानता है। तो इसको लेकर भी विवाद है, यानी कि सीमा विवाद है। इसके बाद क्या है, चीन ने क्या करा, तिब्बत को हड़प लिया, और जब तिब्बत को हड़प लिया तो दलाई लामा जो थे उन्होंने भारत में शरण मांगी थी, और भारत ने उनको शरण दे दी। अब यहाँ से चीन को और ये बात खटक गई, क्योंकि उन्हें ये लगा चीन जो है वो दलाई लामा को, जो तिब्बत के धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु हैं, इनको चीन अपना दुश्मन मानता है, दलाई लामा को, और भारत ने इनको अपने यहाँ पे शरण दे दी। अब इन्होंने, भारत ने शरण दे दी, तो इसकी वजह से चाइना ने क्या कह दिया कि भारत जो है उनके अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। तो इसको लेकर भी तनाव है। तो ये तनाव के मुद्दे भी आ जाते हैं पेपर में, ये भी याद रखना है। फिर भारत और चीन के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसमें पंचशील समझौता था। पंचशील समझौते में 5 मुख्य बातें थी, और इन पंचशील समझौते का उल्लंघन माना था जब भारत ने इनको दलाई लामा को अपने यहाँ पे शरण दे दी थी। तो चीन ने ये भी कहा था कि ये पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहा है भारत। तो ये भी कुछ विवाद के मुद्दे बन जाते हैं। अब पंचशील समझौते में 5 मुख्य बातें कौन सी थी ये भी समझिए। देखिए, इसमें मुख्य बातें ये हैं कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे दोनों देश। एक दूसरे पे आक्रमण ना करना, ये भी इसके अंदर है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, ये भी एक मुद्दा है। समानता और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की बात, ये कुछ 5 पॉइंट इसके अंदर हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चाइना खत्म हो जाता है, और आपकी एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो कंटेंट दे रखा है वो चाइना का दे रखा है। ये जो इजराइल वगैरह, ये न्यू टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल और आपके जो सीबीएसई ने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, उस पीडीएफ के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी इजराइल से, तो इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको ऑफिशियल सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समकक्ष प्रतिबिंबित इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान और टेक्नोलॉजी और रक्षा तथा गुप्तचर मामलों में काफी आगे है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप में इजराइल को देखोगे तो एक बहुत छोटा सा बिंदु, यानी बहुत छोटा सा मतलब एरिया है इजराइल का, बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, बहुत छोटा देश है। तो एक छोटे से बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होता है, यानी छोटे से बिंदु के रूप में आपको दिखता है इजराइल, अगर आप मैप के अंदर देखते हो, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा देश है, तो इसको ये भूल मत कर लेना कि छोटा सा देश है तो ये डेवलप नहीं है, या फिर कुछ नेगेटिव मत सोचना। ये बहुत आगे है। ये किस मामले में आगे है, अर्थव्यवस्था के मामले में काफी आगे है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ये डिफेंस के यानी रक्षा के मामले में बहुत आगे है। गुप्तचर के मामलों में ये बहुत आगे है। और इसकी जो गुप्त एजेंसी है मोसाद, वो तो दुनिया में बेहतरीन एजेंसियों में उसका नाम आता है, मोसाद का। 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इजराइल जो है उदित हो रहा है, ठीक है। ये छोटा देश जरूर है, क्षेत्रफल में छोटा देश है, इसकी जनसंख्या भी काफी कम है, लेकिन ये ताकतवर बहुत है, ठीक है। हर तरफ से ये दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, क्योंकि अन्य जो अरब कंट्रीज हैं उनकी, उनसे इजराइल की बहुत दुश्मनी है। लेकिन इतने होने के बाद भी इजराइल से कोई भी मतलब लड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद देखिए, पश्चिमी एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित इजराइल जो है अपनी अदम्य क्षमता, बहुत जबरदस्त क्षमता है इसकी, रक्षा कौशल, तकनीकी नवाचार और औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के कारण वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। कौन पहुंच गया है, इजराइल, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शित है ये। अब ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, क्या हुआ था कि लास्ट ईयर की बात है शायद,
उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ऐसी ही कोई लाइन दे दी गई थी जो कि सीबीएसई की पीडीएफ में थी लेकिन एनसीईआरटी की किताब में नहीं थी। जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पेपर में आप कैसे आ जाता है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शित मुख्य देश का नाम बताइए। बस ये लाइन दे देंगे पेपर में और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इतने डीप पढ़ा नहीं होता है, और ऐसे ही उस बार गलती करी बहुत सारे बच्चों ने, उनको समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन कहाँ से आया। जबकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी थी, वो समझ भी गए थे और करके भी आए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करके आए थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये पेपर में आ सकता है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध, यानी सारे हालात जो है इनके खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी निरंतरता के सिद्धांत से इजराइल जो है लगा हुआ है और दुनिया भर में मतलब इसका नाम हो रहा है। ये एक दुनिया का छोटा यहूदी देश है, यानी यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं और एकमात्र दुनिया में यहूदी देश है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी दूसरा यहूदी देश है नहीं। और समकालीन वैश्विक राजनीति में तथा विशिष्ट रूप से अरब प्रभुत्वशील पश्चिम एशियाई राजनीति में विशिष्ट भूमिका निभाता है कौन? इजराइल निभाता है। ठीक है, क्योंकि अरब देश जो है यहाँ पे उनका प्रभुत्व है, इसके आसपास अगल बगल में आप देखोगे अरब देश है, उनका काफी प्रभुत्व है, लेकिन उसके बाद भी, प्रभुत्व होने के बाद भी दुनिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका इजराइल निभाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं भारत की, इंडिया। तो 21वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो भारत जो है वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है। और एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखें भारत को, तो भारत की शक्ति जो है, इसका अनुभव आज के समय में पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत जो है उभरता हुआ देश है और ताकतवर देश है। भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या जो है, ठीक है, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला जो देश भारत है, इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है बहुत ही मजबूत, सुदृढ़ है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, अगर आर्थिक नजरिए से देखें हम, तो भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है भारत का। इसके साथ साथ एक विशाल प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र, यानी एक ऐसा बड़ा व्यापार का केंद्र बनाना है जिसमें कंपटीशन हो पूरी दुनिया भर से। और संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, ये भी याद रखना। पूरी दुनिया में 200 मिलियन के करीब भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो कि बाहर रहते हैं और वहां से इंडिया में पैसा आता है। तो ये भी एक तरह से एक प्लस पॉइंट ही मान लो। भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति है वो सभी को समावेशित करती है, सभी को साथ लेकर चलती है। ठीक है, भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ और एक महत्व प्रदान करती है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो हमें 21वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण, आप विशिष्ट अर्थ या शक्ति के नए केंद्र के रूप में आप देख सकते हो, एक ताकतवर केंद्र के रूप में आप देख सकते हो भारत को। फिर इसके बाद देखते हैं सामरिक दृष्टिकोण से, यानी कि डिफेंस के नजरिए से देखते हैं। तो भारत की जो सैन्य क्षमता है, आर्मी है, ताकतवर है। हमारे यहाँ पे परमाणु तकनीक है और इस मामले में हम धीरे धीरे क्या है, आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। अभी हमारा विदेशों से हथियार वगैरह खरीद होती थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारत ने भी हथियार वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में मेक इन इंडिया योजना जो आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है, क्योंकि अब जो है हम भारत में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसके बाद उसको बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरे देशों में हम उसको निर्यात कर देंगे। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और ये सभी परिवर्तन जो है, ये वर्तमान विश्व में भारत को शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन है। मेक इन इंडिया योजना हो गई, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है, सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे मामले जो हैं भारत को एक महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है रसिया की। रसिया से देखो, आपके ज़्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा, वो आपको याद रखने हैं। लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी में से आएंगे जो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड करा रखा है। यानी ये जो मैं आपको यहाँ पे लाइनें लिख के बता रहा हूँ, इन्हीं लाइनों में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। देखिए, 1990 के प्रारंभ में सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर हम बात करें, तो रूस जो है वो यूएसएसआर के सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उदित हुआ है। आपको पता है जो यूएसएसआर था, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, उसमें 15 देशों को, 15 रिपब्लिक्स को मिला के बनाया गया था। उसी में से 15 में से एक था रसिया, यानी रूस। और रूस जो था वो उनमें से सबसे ज़्यादा अधिक ताकतवर देश है, आपको पता है। और यूएसएसआर जब खत्म हो गया 1991 में, तो यूएसएसआर के बाद उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को बनाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं, 3 लाइनें समझ जाओ आप। इसके बाद देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के पास जो है खनिज बहुत सारे हैं। खनिज हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, गैस हो गई, इसका अपार भंडार है। तो जिसके पास
गैस, प्राकृतिक संसाधन, खनिज वगैरह होते हैं, तो वैसे ही उसको एक आर्थिक रूप से वो मजबूत देश हो जाता है। और यही चीजें इसको विश्व पटल पे यानी वैश्विक पटल पे एक शक्तिशाली राज्य या शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने लेकर आता है। इसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त इसके पास लेटेस्ट जो हथियार होते हैं, आधुनिक हथियार होते हैं, इनके हथियार बहुत ही तगड़े हैं। आधुनिक हथियार के विशाल भंडार के साथ साथ रूस जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद रूस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, जिसको हम यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 जो जिनको कहा जाता है। तो 5 सदस्य देश जो है परमानेंट है, जिनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक देश है रूस। तो वो कौन कौन से देश हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो 5 देश कौन से हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। कमेंट में बताइए और अपना नाम जरूर लिखना। इसके बाद बात कर लेते हैं रूस के बाद जापान की। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और जापान की राजधानी, देखिए ये टॉपिक पहले नहीं था, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, तो इसलिए इस पर ध्यान देना थोड़ा। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है। इस देश का जो ज़्यादातर बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं, 200 के करीब ज्वालामुखी। जापान में क्या है, भूकंप बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार भूकंप ज़्यादा तगड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जापान के अगर हम निकटतम पड़ोसी की बात करें तो उसमें कोरिया आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, मैप वगैरह में आप देख लेना। जापान जो है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अधिक विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित है। विश्व के अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण होता है, जो चीज़ों को बनाया जाता है, एक वो उसकी यूनिट जो है, इकाइयाँ जो है वो जापान में स्थापित है, यानी कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जापान में होती है, ठीक है। एशिया के देशों में अकेला जापान ऐसा देश है जो ग्रुप 7 यानी समूह 7 G7 बोलते हैं जिसको, ग्रुप 7 के देशों में शामिल है। जापान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, ठीक है। और आपने कई सारे ब्रांड सुने होंगे, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, कैनन हो गया, सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारे के सारे इतने फेमस ब्रांड है और ये सारे सारे जापानी ब्रांड है। तो आप समझ सकते हो कि दुनिया भर में इनका व्यापार भी कितने बड़े स्तर पे फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो है, साउथ और नॉर्थ कोरिया जो है वो विभाजित होते हैं, एक सीमा रेखा है, बाउंड्री है, जिसको नाम दिया गया 38वीं समानांतर रेखा। ये जो 38वीं समानांतर रेखा है ये इन दोनों को बीच में से विभाजित करती है, ठीक है। इनके द्वारा ये साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है ये विभाजित होते हैं। इसके बाद क्या है कि वर्ष 1950-53 के दौरान कोरियाई युद्ध हुआ था और शीत युद्ध के काल में अगर हम देखें तो दोनों पक्षों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, काफी मतलब कंपटीशन हो गया था, प्रतिद्वंद्विता हो गई थी साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में। फिर क्या हुआ, 1991 में 1991 में दोनों कोरिया जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, यानी यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके सदस्य कब बने थे, 1991 में बने थे। इसी समय क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया जो है एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि जैसे कि आप देखते हो इजराइल को एक ताकतवर देश के रूप में देखते हैं, चाइना को ताकतवर देश के रूप में देखते हैं, रूस को, भारत को, इसी तरीके से जो ये साउथ कोरिया है, जो दक्षिण कोरिया है, इसको भी सत्ता के केंद्र यानी सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जाने लगा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो ये सियोल है और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है वो वॉन है, वॉन, कोरियाई वॉन, ठीक है। और दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है, इसका जो घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद है, अगर इसको हम देखें तो वो 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है, इसको दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका नाम आता है। और दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के स्तर में देखें तो बहुत ज़्यादा विकसित है। मैं आपको वैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं दक्षिण कोरिया के, लेकिन मैं आपको कुछ फेमस ब्रांड बताता हूँ जिनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। आपने LG सुना है, LG इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, LG यहीं का ब्रांड है। सैमसंग आपने सुना है, वो भी दक्षिण कोरिया का ब्रांड है। ह्यूंडई आपने सुना है, ह्यूंडई की जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। इसके बाद किया आपने सुना होगा, पोस्को जो है, ये सभी क्या है, कहाँ के ब्रांड है, ये दक्षिण कोरिया के ब्रांड है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, आप ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको राष्ट्र करा दिए हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन करा दी थी। तो टू द सिलेबस कराया है, बिल्कुल बिल्कुल टू द सिलेबस। केवल पॉलिटिकल साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नई चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं है। जो हमने लास्ट ईयर वीडियो बनाई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, आप उनको देख लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल में थोड़े थोड़े चेंजेस है जो आपको देखना है, समझना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।